तो यहाँ से हमारा एपिसोड 5 का सफ़र शुरू होता है एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको ये कैसा लगा और इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। सैफ़ी रो मत यार। इकरा कॉम्प्लेक्स में एक डॉक्टर बैठते हैं, मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेता हूँ। इमरान ने मुझे दिलासा देते हुए कहा तो मैं कुछ रिलैक्स हुआ। हेलो सैफ़ी। मरियम की 3 से 4 मैसेज मेरी स्क्रीन पर शो हुए। एक तो इस लड़की को चैन नहीं है। मैंने मैसेज सेंड करके ऐसे ही फ़ोन पास पड़े टेबल पर रख दिया। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो वही आफत थी। हाँ बोलो। फ़ोन रिसीव करते हुए मैंने कहा, फ़िज़ा कैसी है? फ़िज़ा की तबीयत नहीं ठीक। अपने दोस्त को कॉल की है, एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेगा वो। इतना कहा ही था कि बीच में इमरान की कॉल आने लगी। मरियम दोस्त की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। उसने ओके करके कॉल काट दी। हेलो सैफ़ी, रात 9 बजे का वक्त मिला है, तुम फ़िज़ा को ले आना और मुझे मेरे घर से पिक कर लेना। इमरान ने सवालिया अंदाज में मुझे कहा। हाँ थैंक्स यार, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा, बहुत शुक्रिया। अरे यार छोड़ ना, शुक्रिया नहीं बोलते। इतना कहने पर इमरान की कॉल बंद हुई ही थी। मरियम की फिर से कॉल आ गई। हेलो सैफ़ी, क्या कहा उसने? वो कह रहा है रात 9 बजे जाना है डॉक्टर के पास। मरियम के सवाल पर फ़ौरन जवाब देते हुए मैंने कहा, तो वो कहती है मैं भी साथ चलूँगी। यार तुम पागल हो गई हो, तुम साथ चलोगे? तुम्हारे घर वाले कैसे मान जाएंगे? उफ, तुम मेरे सीनियर हो सैफ़ी भाई का नंबर भेजती हूँ, कॉल करो उसको कि मरियम को भेजो। मरियम ने सारा तरीका बताते हुए कहा। मरियम मेरी बेटी बीमार है और तुम्हें अभी भी आशिकी चढ़ी हुई है। मैंने एकदम से गुस्से में आते हुए उससे डांट दिया। अच्छा तो ये है। कुछ देर के लिए मरियम खामोश हो गई। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो मिस्टर सैफ़ी? मैं सिर्फ ये सब फ़िज़ा के लिए कर रही हूँ, समझे तुम? मैं ही कुछ करती हूँ, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें तो बस लोगों के दिलों से खेलना आता है। मरियम बहुत ज़्यादा भड़क चुकी थी मुझ पर। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं खेलता हूँ दिलों से? फिर मरियम ने बिना जवाब दिए कॉल बंद कर दी और मैं यकीन करता हूँ कि कॉल बंद होने पर वो रोई होगी। उसकी आवाज़ से लग रहा था वो घुटन में है। 8 बजे के करीब मैं फ़िज़ा को लेकर घर से निकला। चौक से ट्रेन लेने लगा कि एक ऑटो रिक्शा ने लाइट दी मुझे। मैंने गाड़ी रोकी तो मरियम रिक्शा से उतर रही थी। हाय कहती हुई मरियम फ़िज़ा को लेकर गोद में बैठ गई। मैं हैरान था, ये इस वक्त घर में क्या बोल कर आई होगी? घर वालों ने इसे आने कैसे दिया? हिफ्ज़ कुरान है तो इसका मतलब दीनदार घराने से ही होगी। हिफ्ज़ कुरान है तो दीनदार घराने से ही होगी, और वो तो ऐसे निकलने ही नहीं देते वो लड़कियों को। मरियम की आवाज़ ने मुझे सारी सोचों से निकाल दिया। देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो मैं कैसे आई, तो जान लो कि मैं अपनी फ़िज़ा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और ये सब तुम्हारे लिए या तुम्हें पाने के लिए नहीं है। मैं ये फ़िज़ा के लिए कर रही हूँ। मैं मरियम के चेहरे की तरफ देखते हुए बिना कुछ बोले बस सुनता जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, इमरान किधर हो? मैंने इमरान की कॉल रिसीव करते हुए पूछा। सैफ़ी आ जाओ, मैं सामने ही खड़ा हूँ। मैंने इमरान के बिल्कुल पास जाके गाड़ी रोकी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो फ्रंट पे फरीम को बैठा देख कर सॉरी करके पिछली सीट पर बैठ गया। इमरान दिल ही दिल में मरियम के बारे में सोचता जा रहा था। उसे मालूम था कि मेरी बहन या कोई कज़िन नहीं हो सकती, क्योंकि इमरान क्लोज़ फ्रेंड था और वो मेरे बारे में सब जानता था। गाड़ी इकरा कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने रुकी। इमरान मरियम को भेजकर मैं गाड़ी पार्क करने के लिए चला गया। इमरान मेरे आने से पहले ही फ़ाइल बना चुका था और वेटिंग रूम में बैठकर बस इंतज़ार कर रहे थे कि फ़िज़ा मरियम के पास ही थी, जो सामने वाले सोफ़े पर बैठी हुई थी। सैफ़ी, फ़िज़ा का चेकअप मैं ही करवा दूँगा, अगर तुम्हारी ज़रूरत हुई तो तुम्हें बुला लूँगा। मरियम का मैसेज मिलते ही मैंने नंबर का रिप्लाई दिया, पर वो ना मानी और फ़िज़ा को लेकर डॉक्टर रूम में दाखिल हो गई। इमरान की हरकत देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी तरफ देखते हुए मैं भी मुस्कुरा दिया। भाई, अब ये कौन है? इमरान ने मजाकन मुझसे पूछा। यार पागल है, मैंने हंसकर जवाब दिया। मुझे भी नज़र आ रही है, पर चक्कर क्या है? पहले ही तो 2 मार चुका है, बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी, तीसरी भी मिल गई। इमरान की बात मैंने हंसकर जवाब दिया। मुझे भी नज़र आ रही है, पर चक्कर क्या है? पहले ही तो 2 मार चुका है, बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी, तीसरी भी मिल गई। इमरान की बात मुकम्मल ना हुई थी कि मरियम डॉक्टर रूम से निकली और मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। डॉक्टर ने मुझे समझाते हुए कहा, आप इस बच्ची को अभी इसी वक्त
गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ जाके, बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है। इतना सुनते ही मेरी जान पे बन गई। सैफ़ी हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा फ़िज़ा को। मरियम ने हिम्मत देते हुए कहा। मरियम की आवाज़ में भी ठहराव था। इमरान बार बार कमर थपथपा रहा था, पर मैं तो कहीं और ही गुम था। सैफ़ी गाड़ी तुम ड्राइव नहीं करोगे, लाओ चाबी मुझे दो। इमरान मेरे हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी लेने चला गया। मैं डॉक्टर की बात सुनते ही तब से खामोश था। फिर मुझे मरियम का ख्याल आया तो मैंने इमरान को एड्रेस बताते हुए कहा, उसे वहाँ ड्रॉप कर दो। नहीं सैफ़ी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं सुबह चली जाऊँगी। मरियम गिड़गिड़ाने लगी तो मैंने आहिस्ता से लहजे में कहा, मरियम प्लीज़ तुम जाओ। खैर वो मान गई। उसे उसके घर ड्रॉप करते ही मैं और इमरान फ़िज़ा को लेकर गंगाराम हॉस्पिटल पहुँचे। रात का 12:30 बजे का वक्त था। गंगाराम हॉस्पिटल पहुँचते ही चेकअप हुआ तो फ़िज़ा को आईसीयू में एडमिट कर लिया गया, जहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। 2 बजने के करीब ही थे कि मैंने इमरान को कहा, जाओ यार, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। पर वो मुझे अकेला छोड़ने पर राज़ी नहीं था। बहुत मुश्किल से मैंने उसे घर भेजा और आईसीयू के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठ गया। उस लम्हे में और मेरी तन्हाई भी थी। बस कोई मुझे हिम्मत देने वाला नहीं था। अपना नंबर भी बंद कर दिया था। कुछ देर बाद मैं कुर्सियों से उठा और उठकर बाहर लॉन में बैठकर घुटनों में सर देकर रोने लगा। मुझे वो सब लोग याद आ रहे थे जो मेरी ज़िंदगी से जा चुके थे। आहिस्तगी से जितना रो सकता था इतना रोया कि अब मुझे हिचकियाँ आने लगी थी। फिर उठा, मुँह हाथ धोया और वापस आईसीयू के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठ गया। उसी लम्हे मेरी आंख लग गई। सैफ़ी उठो, नाश्ता कर लो। आंख खोली, सामने मरियम खड़ी थी। उसके हाथ में एक टिफ़िन भी था। उठो, नाश्ता कर लो। तुम करके आई हो नाश्ता? मैंने मरियम से पूछा तो कहने लगी, तुम्हारे साथ करूँगी। मैं उठा, मुँह हाथ धोया, वापस आकर देखा तो मरियम नहीं थी। अंदर आईसीयू में झाँक कर देखा तो वो फ़िज़ा के ऊपर झुकी हुई थी। मैं भी पास जाकर खड़ा हुआ था। फ़िज़ा मुझे देखने लगी। उसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। कुछ देर बाद फ़िज़ा सो गई। डॉक्टर ने कहा, आप लोग बाहर जाएं। मरियम मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले आई। चलो नाश्ता करते हैं। मरियम की आँखों पर गौर किया तो लग रहा था जैसे वो अंदर रोई हो। उसकी आँखें हल्की हल्की सुर्ख थी और नमी भी थी आँखों में। मेरे नोट करने पर वो समझ रही थी। मैं बार बार उसकी आँखों की तरफ देख रहा था। उससे पहले मैं कुछ बोलता तो वो बोल पड़ी, सैफ़ी आज अम्मी ने ज़बरदस्ती आँखों में सुरमा लगाया आते वक्त, तो अब आँखों से पानी ही बहना ही बंद नहीं हो रहा। फिर कहता लगाते हुए सब कुछ उसमें उड़ा दिया। वो 1 घंटा मेरे पास बैठी हुई थी। मुझे अचानक ख्याल आया। मैंने हैरत से पूछा, तुम जॉब पर नहीं जाना? हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहती है, नहीं। मैंने उसे हल्का सा डांटते हुए कहा, तुम जॉब पर जाओ। तो वो मन्नतें करने लगी। सैफ़ी नहीं, प्लीज़ इस बात पर ज़िद मत लगाओ। इस फ़िज़ा के पास रहना है मुझे। एब्सेंट लगेगी तुम्हारी। मैंने उसे धीमे लहजे में कहा तो कहने लगी, वो तो तुम्हें ही करना है ना। फिर मुस्कुरा दी। मुसलसल 5 दिन हो चुके थे। मरियम घर से वापस ऑफिस आती थी और अपना वक्त अस्पताल में मेरे साथ गुजार के चली जाती। मुझे सर की कॉल आई। फ़िज़ा का हाल दरियाफ्त करते हुए कहने लगी, वो बच्ची मरियम भी कितने दिन से ऑफिस नहीं आ रही, तो मैं भी मरियम का फ़ेवर कर दिया। और मरियम ये सब सुन रही थी। मैं वापस मुड़ा तो वो मेरे पीछे खड़ी थी। रात 11 बजे का वक्त था। डॉक्टर ने अलर्ट कर दिया कि फ़िज़ा को खून की ज़रूरत है। मैं गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर पास से गुजरते हुए ब्लड बैंक पहुंचा तो वहाँ से फ़िज़ा का खून ग्रुप ना मिला। मैंने अपने दोस्त इमरान को कॉल की तो वो भी खून का ग्रुप ढूंढने में मसरूफ़ हो गया, पर खून का ग्रुप कहीं से मिल नहीं रहा था। मैं भाग कर थक गया था। इमरान भी हॉस्पिटल आ गया। फ़िज़ा को खून की सख्त ज़रूरत थी। मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज पर सबको फॉरवर्ड कर दिया और फेसबुक पर भी एक स्टेटस लगा दिया। मेरी टांगों में बहुत दर्द होने लगा था। भाग कर, क्योंकि एक्सीडेंट जब हुआ था तब मेरी टांगों में स्टील रॉड डाले गए थे, जिनकी वजह से मुझसे इतना भागा नहीं जाता था। दर्द शुरू हो जाती थी। रात 1 बजे का वक्त था, पर खून कहीं से नहीं मिल रहा था। फिर मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने बिना देखे कॉल अटेंड की तो मरियम की आवाज़ थी, सैफ़ी खून मिल गया है। खून मिल गया क्या? नहीं यार, नहीं मिल रहा। मैंने बेबसी से कहा तो वो कहने लगी, ये ब्लड ग्रुप मेरा है, मैं आती हूँ, तुम घबराओ मत। मैं हैरान था। कुछ देर बाद मरियम अपने भाई के साथ अस्पताल पहुँची। उसकी बड़ी बहन भी थी। मुझे सलाम करते ही वो खून देने के लिए चली गई। फ़िज़ा को डॉक्टर्स ने खून लगाना शुरू कर दिया था, पर मुझे मरियम की होश ही नहीं था कि उससे तो पूछ लूँ कि उसकी तबीयत कैसी है।
डॉक्टर ने मुझे फार्मेसी से कुछ इंजेक्शन लाने को कहा। इंजेक्शन लेकर आया तो सामने मरियम दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मरियम, क्या हुआ? वो खामोश रही तो मैं आईसीयू में दाखिल हुआ तो डॉक्टर फ़िज़ा को मसनूई सांस दे रहे थे। मेरे हाथ से इंजेक्शन छूट गए। इमरान ने भागकर मुझे संभाला और वो मुझे बाहर ले आया। कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर था। शी हैज़ बिन डेड। डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया कि डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दो। इमरान मुझे अंदर लेकर गया तो मरियम साइन कर चुकी थी। सारे साइन किया तुम ही करोगे। कुछ तो दर्द बांटने का हक मुझे भी दो यार। मरियम रोते हुए ये कहती है और आईसीयू से बाहर निकल गई। सैफी, तुम इधर बैठो, इमरान ने मुझे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। इमरान, मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई थी। सब कुछ खो चुका था मैं। अब फिर से मैं और मेरी तन्हाई थी। जिसने मुझे इस तन्हाई से निकाला था, जिसने मुझे हंसना सिखाया था, वो भी छोड़ गया आज मुझे। मेरे बुलाने पर इमरान मेरी तरफ आया तो मैंने उसे आहिस्तगी से कहा, मरियम की बहन को बोलो वो ले जाए इसे घर, जो दीवार से खड़ी टेक लगाकर रो रही थी। मरियम की बहन जब उसकी जाने बढ़ी तो उसने कुछ देर के लिए रोक दिया और मेरे साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैं सर झुकाए पता नहीं कहाँ गुम था। वो कुछ देर खामोश बैठने के बाद मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ता से दबाकर रोते हुए उठकर चली गई। फ़िज़ा को गोद में उठाकर मैं एम्बुलेंस के अंदर बैठ गया। इमरान मुझे बहुत हौसला दे रहा था। उसे खबर थी कि मैं नहीं अभी मरूँगा। मैं वो बदनसीब हूँ जिससे अपने प्यारों को दफन किया और मुझे कुछ नहीं हुआ। घर पहुँचते ही इमरान ने एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला और मैं नीचे उतरा। जैसे ही घर में दाखिल हुआ रोने वाले मुझसे लिपट कर रोने लगे। सभी लोग आंसू बहाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। मैं भी रोने लगा। मैंने फ़िज़ा को चारपाई पर लिटाया और ख़ुद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने उसी कमरे में दाखिल हो गया। उस कमरे में अक्सर मैं जब गमगीन होता था तब तो उधर बैठ कर रोया करता था। आज बहुत देर बाद उस कमरे में आया था। मेरी टांगों में शदीद दर्द हो रहा था। मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। इमरान को इल्म था। वो पेन किलर और एक पानी की बोतल लेकर मेरे कमरे में पहुंचा। मैं जो मदहोश लेटा था उसने उठाया। सैफी, उठो, ये टैबलेट खाओ। हाथ पर टैबलेट रखते ही पानी का ग्लास मेरे दूसरे हाथ में दिया और मेरे टांगों को दबाने लगा। दरवाजे पर नॉक हुई और दरवाज़ा खुला तो दरवाजे से ज़ाहिरा अंदर आई। सैफी, फ़िज़ा को क्या हुआ था? मैं जब लास्ट टाइम आई थी वो बिल्कुल ठीक थी। फिर क्या हुआ उसे? तुमने यही कहा था ना मैं बर्बाद हो जाऊँ। लो ज़ाहिरा, देख लो, मैं आज बर्बाद हो गया। खुश हो ना तुम? मेरे बोलते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। सैफी, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। ज़ाहिरा भी साथ रोने लगी। हाँ, हमारे चचा की तो औलाद ही नहीं है, एक तुम ही हो ना। और सैफी, तुम्हें नहीं पता, पूरा ख़ानदान तुम पे जान देता है। ज़ाहिरा अपने आंसू साफ करते हुए मोहब्बत का यकीन दिला रही थी। एक बूढ़ी औरत कमरे तक पहुंची, मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, बेटा उठो, पानी, अपनी माँ को संभालो। मैं सीढ़ियाँ उतरता हुआ पहुंचा तो चारपाई पर एक गुलाब की पंखुड़ियाँ में सजा हुआ जिसकी मैयत तैयार थी। मैंने फ़िज़ा के माथे को चूमा और गोद में उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। मैं आज सबको दुख दिखा देना चाहता था कि बेटी के जाने का गम क्या होता है। बहुत प्यारी होती है बाप को बेटियाँ। मैं बाप की जान होती है। बहुत जालिम होते थे वो लोग जो बेटियों को दफन कर देते थे। फ़िज़ा को कब्र में खुद अपने हाथों से उतारा और थोड़ी सी मिट्टी डाली। मुझे में खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी। मैंने इमरान को कहा, मुझे घर ले चलो। घर आते ही ब्लैंकेट ओढ़कर गुमसुम लेट गया। शाम का वक्त था। मैंने महसूस किया कोई मेरा सर दबा रहा है। आंखें खोली तो अम्मी जान थी। अम्मी जी, क्या आपको पता है फ़ाइज़ा ने मेरी वजह से खुदकुशी की थी? मेरे सवाल पर अम्मी खामोश रही हैं। आप खामोश ही होंगी अब, क्योंकि अब आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा था मुझे शादी नहीं करनी, पर आपने शादी करवा के एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है अम्मी जी। आज उस लड़के के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आज वो लड़का बिल्कुल अकेला है। मैं ये सब बोलते हुए रोने लगा। क्या आप अब भी ये कहेंगी कि मैं आपका नहीं हूँ? देखो, मैंने आपका होने के लिए कितना कुछ खो दिया है। रोते हुए माँ ने गले लगा लिया और मेरे मुँह पर हाथ रख दिया। 15 दिन गुजर चुके थे। मैं आज फिर ऑफिस आया। वही सब याद आ रहा था तो दिल फट रहा था। काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था। फिर लोग मुझे दिलासा देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। ऑफिस आते ही 20 दिन गुजर चुके थे। अब ना तो टेबल पर कोई गुलाब पड़ा होता और ना ही मरियम की गुड मॉर्निंग होती थी। हैरान था, इतनी पीछे पड़ने वाली लड़की एकदम रुक गई।
मैं ऑफिस से चाय पीने के लिए बाहर निकला तो देखा लॉन में निकाब पोश लड़की बैठी हुई थी। मैं ज़रा करीब गया तो मरियम ही थी। पास पहुंचते ही सलाम किया तो सलाम का जवाब ही ना मिला और सिर्फ खामोशी मिली मुझे। वो सर झुकाए बस बैठी रही और रुकता तो लोग बातें बनाते हैं इसलिए मैं वहाँ से चल दिया। उसने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे नहीं फ़र्क पड़ा। अच्छा हुआ अगर एक लड़की का पागलपन उतर चुका था। अच्छी बात थी कि वो अब मेरी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती थी। 3 महीने हो चुके थे मरियम मेरे पास मेरे सामने तक नहीं आई थी। उसने अपनी शिफ्ट ही चेंज करवा ली थी। अब वो ज़्यादा शाम की शिफ्ट पर काम करती थी। अब एक रोज़ वो सामने आ गई। मेरी नज़रें चार हुई तो सर झुकाकर चल दी और मैं देखता ही रह गया। उसने पलटकर ना देखा। फिर एक दिन मरियम का मैसेज आया, हेलो सैफ़ी, मुझे देखने वाले आ रहे हैं, क्या मैं शादी कर लूँ? मरियम का ये मैसेज देखकर मैंने मैं रिप्लाई भेज दिया, ठीक है तुम ना मेरे जनाजे पर आ जाना। उसका मैसेज देखते ही मैं हड़बड़ा सा गया। क्या मतलब? मरियम इतने मैसेज के बाद भी उसका कोई रिप्लाई नहीं था। मैंने कॉल की तो उसका नंबर ऑफ था। यार क्या मुसीबत है, इस लड़की को फिर से ये नया भूत चढ़ गया है। शाम को एक अननोन नंबर से कॉल हो। एक खातून कॉल पर मौजूद थी। जी आप कौन? मैं मरियम की दोस्त हूँ। मरियम अस्पताल में है। उसकी बात सुनते ही पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। किस अस्पताल में है? क्या हुआ है? उसने अस्पताल का नाम बताते हुई उस खातून ने कॉल काट दी। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और अस्पताल की तरफ गाड़ी भगाई और ऐसे ही चलती छोड़कर भागकर अस्पताल में इमरजेंसी में दाखिल हुआ तो मरियम सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं वहीं सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। मेरी सांसें और धड़कन बढ़ी हुई थी। क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? मैंने गुस्से में आते हुए मरियम को थप्पड़ लगा दिया और वापस गाड़ी की जाने बढ़ा और घर वापस आ गया। अगले रोज़ ऑफिस से निकल रहा था तो मरियम रास्ते में खड़ी थी। मैं चुपचाप पास से गुजर गया तो पीछे चलने लगी। मेरे गाड़ी अनलॉक करते ही वो भी गाड़ी में ही बैठ गई। आई एम सॉरी, तो मैं वाकई में ही मर जाऊँगी अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो। रोते हुए एकदम से गले लग गई और बच्चों की तरह जिद करने लगी। सच कहूँ तो मैं बहुत डर गया था कहीं ये भी ना खुद को कुछ कर ले। अब और दर्द सहने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, इसलिए चुपचाप उसे अपना लिया। और बस सच यही था कि मुझे शादी नहीं करनी थी। ज़बरदस्ती करवाई गई थी शादी तो वो लोग भी अंजाम देख रहे थे कि हुआ क्या। फिर मानता हूँ माँ बाप पर हक होता है, इतना भी हक नहीं कि वो अपनी औलाद की खुशियों का गला दबा दें। वो जिंदा तो रहें पर अंदर से मर चुके हैं।